रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए। चलो ठीक है, अब रिकॉर्ड में डाल दें। ये इतनी बड़ी फाइल बना रहा है ना, 300-400 MB की फाइल है, तो ये व्हाट्सएप नहीं हो सकता। ये उस पे इस पे रहता है ऑलरेडी प्रेजेंट, ऐसा है कुछ। अच्छा, तो हो स्कूल में सकता इस है, तरह रहता है। तो अच्छी बात है। तब तो देखेंगे, हम आज ढूंढ लेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं पता है कि ये खुद होल्ड करता है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग के लिए बार बार पूछ रहा है नीचे की। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग मोड में कर दिया, आपके मोबाइल में भी शो कर रहा होगा ये। हेलो, यस सर दिख रहा है। शो कर रहा हाँ होगा, सर दिख रहा है। शो कर रहा होगा sir. कि इट इज रिकॉर्डिंग, या सिर्फ लिखा होगा रिकॉर्डिंग। यस सर दिख रहा है। अब वो पता नहीं मेरे कंप्यूटर में कर रहा है या सर्वर पर कर रहा है, अभी आज हम रिसर्च कर लेंगे। अगर आप लोगों के अगर सर्वर पर होगा तब तो सबको अवेलेबल हो जाएगा, और अगर सिर्फ मेरे डेस्कटॉप पर हो रहा होगा तो फिर तो लोड करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि लेक्चर लोड कर दें। ओके तो सर ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन में लाइटें बेंड हो जाती हैं। तो हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि व्हेन अ रॉड पार्टली इंसर्टेड इन लिक्विड and partly lying in air, and one person is observing this rod, then this rod seems to be bending. This is owing to the refraction. और आपने देखा कि यहाँ लाइट रे के रिफ्रैक्शन की वजह से आपको रॉड की बेंडिंग दिख रही है। यहाँ एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में आपको ये बताया जाता है अंडर द नेम रियल डेप्थ, और ये बताया जाता है अंडर द नेम अपरेंट डेप्थ। नाउ रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मीन्स हम डिराइव नहीं कर रहे, एक नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायग्राम से जानना होता तो बाई लैब तो हमको पता ही है C/V से हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ लैब में अगर हमें दिख जाता कि दिस इज द रियल डेप्थ और दिस इज द अपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ विल प्रोवाइड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये ANW निकलता, डिराइव करते तो फाइनली ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ANW। WNA is not the refractive index of water. WNA is the reverse of refractive index of water. ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो हम रेस चला रहे हैं वाटर एंड एयर, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो ये वाटर एंड एयर रहा होगा, लेकिन सब एडजस्ट करने के बाद हम आपको फाइनल फार्मूला दे रहे हैं एक नंबर के लिए। अगर ऐसे कहता कि रॉड का डिप्ड एंड 50 सेंटीमीटर है बट अपीयरिंग एट 20 सेंटीमीटर, तो 50/20, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सोल्यूशन। ये जो भी होता वाटर है तो भाई ठीक है, वाटर के लिए वाटर का आंसर आएगा। तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आपके बोर्ड में है अपीयरेंस ऑफ अ क्वाइन। ये तो सब लोगों ने देखा होगा कि अगर पानी में एक मछली है नीचे, या फिर एक क्वाइन आप डाल दीजिए और अभी उस क्वाइन को बाहर से देखिए आप, तो आपको दिखता है कि वो क्वाइन अपरेंटली कुछ ऊपर है। अगर आप हाथ डाल के क्वाइन को पकड़ने की कोशिश करें तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो क्वाइन आप देख रहे हो दैट इज नॉट द रियल वन। दिस इज बिकॉज आप एयर में हो, क्वाइन वाटर में है, क्वाइन से रिफ्लेक्टेड लाइट इन वाटर निकलकर एयर में आ रही है, और वाटर से एयर में आते ही रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन होते ही लाइट रे अपने ट्रैक से डेविएट हो जा रही हैं, और लाइट रे के अपने ट्रैक से डेविएट होते ही पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द मीडिया बाउंड्री। तो चलिए हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा एग्जांपल आपके पास है क्वाइन इन अ बकेट। अगर मैं कहता दिस इज अ लिक्विड, जरूरी नहीं है कि वाटर ही दे, दिस इज एनी लिक्विड, एंड लेट अस पुट अ क्वाइन which is h depth below the free surface of liquid। ये h depth below है। आप इसको बाहर से देख रहे हैं, अगर पानी में ही देख रहे होंगे इन द सेम मीडिया तो आपको रियल पोजीशन दिखेगी। आपको अपरेंट पोजीशन तब दिखती है जब आप और ऑब्जेक्ट के बीच में मीडियम चेंज हुआ हो। अगर आप भी पानी के अंदर आ जाए और क्वाइन को देखें तो डायरेक्ट देख लेंगे, तब कुछ नहीं। क्वाइन या तो बाहर करिए, आप पानी में आ जाइए, या वाइसी वर्सा। तो हमने फिलहाल अपने आप को बाहर रखा है, क्वाइन को हमने बकेट में प्लेस कर दिया है। अब क्वाइन से बहुत सारी रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनमें से जो हमारी आई पर रिसीव होंगी उनसे इमेज बनेगी। तो एक आप ले लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस आपको पता है सीधा निकल जाएगा लाइक दिस, और एक ले लीजिए ऑब्लिक इंसिडेंस।
ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब बहुत सारी रेज में से हमने एक रे ले ली, दिस, ये रे जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंची, नाउ लिक्विड से एयर में जा रही है, यानी रेयर में जा रही है। अगर यहाँ हम नॉर्मल खींच लेते तो बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, ये ऐसे निकल जाती। मीन्स हमने टू रेज चलाई, वन एज अ नॉर्मल इंसिडेंस, वन एज अ ऑब्लिक इंसिडेंस। देख रहे हैं डाइवर्जन हो रहा है, मीन्स नो रियल इमेज इज फॉर्मिंग। इसको बैक साइड और इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए, जहां कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, दैट विल बी द अपरेंट पोजीशन ऑफ क्वाइन। यानी कि क्वाइन आपको, इस पर्सन को क्वाइन यहां न दिख करके यहां दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में देख सकते हैं। मीन्स दिस इज अगेन द अपरेंट डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ। So real depth upon apparent depth will provide the refractive index of this liquid. इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि if n is the refractive index of this liquid, then this can be written as real upon apparent, real upon apparent. Yes. अभी अगर रियल h है और apparent h dash है, real is the h, apparent is the h dash, so this is to be written as real upon apparent, that is h by h dash. h dash को इधर कर दीजिए, apparent depth is equal to real upon refractive index, that is apparent depth is equal to real upon, means if this was the h, then this is the h by n. ये तीसरा एग्जाम्पल इसका ले लीजिए। द थर्ड एग्जाम्पल इज ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब होता तो भी तो यही फॉर्मूला मिलता। ये तो आप घर पे देख सकते हैं, अगर आपके पास ग्लास स्लैब या ग्लास हो, दैट इज ग्लास ऑफ ग्लास हो, दैट इज पानी का ग्लास, ग्लास का बना हो, तो आप देख सकते हैं ये डॉट लगाइए पेपर के ऊपर और उस डायरेक्ट डॉट को डायरेक्ट देखिए, ऊपर से ऐसे ऐसे देखिए, दिखेगा। अब ग्लास, जो ग्लास आपके पास है लाइक दिस, जैसे ये ग्लास है, दिस इज द ग्लास। अब ये शीशे का होता, सॉरी ये शीशे का होता तो ऐसे रख करके और ऐसे देखते ऊपर से, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती। क्यों चेंज हो जाती? जब इसके ऊपर आप ग्लास रख देते लाइक दिस, ये ग्लास स्लैब हमने रख दिया ऑफ थिकनेस T, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो अब ये डॉट आपको यहां नहीं दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? रेज आप चला के देख लीजिए, आप एक नॉर्मल इंसिडेंस लीजिए, ये सीधा चला जाएगा लाइक दिस, और एक आप ऑब्लिक इंसिडेंस लीजिए, दिस, यहां टच कर रहा है, ग्लास से बाहर एयर में जाएगा। ग्लास से एयर में जाने का मतलब ये है कि रेयरर मीडियम में एंटर कर रहा है। तो अगर नॉर्मल आप ढूंढ पाते इस पॉइंट पर, तो रेयरर का मतलब बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल, ऐसे निकल गया। नाउ अगेन नो रियल इमेज इज फॉर्मिंग, इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए, तो ये और इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए, ये इंटरसेक्शन हो रहा है। मींस जैसे ही ग्लास स्लैब इंसर्ट करेंगे, दिस अपीयर्स एट दिस पॉइंट। नाउ दिस इज कॉल्ड द अपरेंट डेप्थ, और आपको पता है दिस अपरेंट डेप्थ इज T by म्यू। क्या डेराइव कीजिए, h डेप्थ पर होता है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अपरेंट इज द रियल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा ये जो अपरेंट है, अपरेंट डेप्थ T डैश इज इक्वल टू रियल कितना था T, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास स्लैब से उसको देखा गया, दैट इज म्यू, तो T by म्यू। इस पे 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो ये कि नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स को ये बीकर में रखवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब प्रिंटेड में है। हेलो, साउंड क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर। नेहा, अंचल, जया, प्रज्ञा, रिया, नेहा 2 हो गई हैं, एक नेहा तिवारी है। हेलो नेहा तिवारी। यस सर। अच्छा, साउंड आ रहा है? यस सर। चलो अच्छा है। और धीमे पढ़ा है कि और तेज? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, एक्चुअली में काफी दिनों बाद पढ़ा रहे हैं ना, तो अंदाज नहीं लग रहा है कि स्लो है कि फास्ट है। बच्चे सामने रहते हैं, नाक मुंह बनाते हैं, तुम लोगों ने अपना अपना फोटो ऑफ कर रखा है, वीडियो खाली हम ही देख रहे हो, देख रहे हमको नजर लग जाएगी है। अब कल से काला टीका लगा के आएंगे बाबू। हाँ ठीक, चलिए ठीक है।
ठीक है, सुनाई दे रहा है, कुछ लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ अभी अगर हम एक कंटेनर ले लेते, इस कंटेनर में अगर हम अलग अलग लिक्विड, अलग अलग थिकनेस, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिलअप कर देते, जैसे हमने एक लिक्विड फिल किया, आप थिकनेस T1 हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये हो जाएगा T1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। हमने एक दूसरी लिक्विड फिल कर दी, दिस आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, थिकनेस इज T2, T2 थिकनेस का है एंड μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमने एक तीसरी लिक्विड फिल कर दी, दिस T3 थिकनेस का है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ3, और यहाँ उस डॉट को या उस ऑब्जेक्ट को बॉटम ऑफ द कंटेनर के नीचे रखा है। अब हम ऊपर से देख रहे हैं दिस, तो हमें वो कहाँ दिखाई देगा? बड़ा आसान सा है, वैसे तो डिराइव करें तो डिराइव हो जाएगा, बट ये सब डेरिवेशन नहीं है, ये सब 1 या 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर सिर्फ ये होता तो इसको उठा के T1 बाई μ1 पर कर देता, अगर सिर्फ ये होता तो T2 बाई μ2 पर कर देता, सिर्फ ये होता तो T3 बाई μ3 पर कर देता, तीनों है। तो कंफर्म है, ये यहां कहीं दिख रहा होगा, इसने T1 बाई μ1 से ऊपर कर लिया, इसने T2 बाई μ2 से ऊपर कर लिया, इसने T3 बाई μ3 से ऊपर कर लिया। मीन्स दिस इज द इनिशियल डॉट and after refraction by 3 liquids successively, final position अगर ये दिख रही है तो this depth is the T1 by μ1 plus T2 by μ2 plus T3 by μ3। क्लियर है कहां से लिख रहे हैं? एक लिक्विड अगर होती थी या एक ग्लास स्लैब होता था, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हैविंग द थिकनेस T, तो ये अपरेंट देता था T बाई म्यू का, इसके ऊपर दूसरा रख देंगे तो T डैश बाई म्यू डैश और ऊपर हो जाएगा, ये T बाई म्यू ये ऊपर कर देगा और ये और उसको T बाई म्यू से और ऊपर कर देगा। मीन्स हर लिक्विड का अलग अलग सोचिए, ये T1 बाई μ1 पर बनाएगा, ये T2 बाई μ2 पर बनाएगा, ये T3 बाई μ3 पर बनाएगा, तीनों को कंबाइन करेंगे तो दिस वाज द ओवरऑल डेप्थ कैन बी रिटन एज T1 by μ1 plus T2 by μ2 plus T3 by μ3 means 3 Hello? हाँ हेलो Hello. Sir, Hello. can you explain one time more? हाँ या व्हाई नॉट। Hello? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 लिक्विड्स हैं विच आर इमिसिबल, वन अबव द अदर, ये प्लेस है, और अब हम एक डॉट को यहाँ रख रहे हैं एंड यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो ओवरऑल दिखेगा से इज दिस, इसकी डेप्थ कितनी होगी? हम कह रहे हैं कि अगर आप रे डायग्राम बनाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक बार इससे फिर इससे फिर इससे फिर ये भी तो जानना पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है कि रेयर है, इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है कि रेयर है। तो हम रे डायग्राम ना बना के ना डेराइव करके हम आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये फार्मूला आपको पता था कि अगर एक H डेप्थ की लिक्विड है ऑफरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ये फाइनल इमेज बनाती है H बाई म्यू पर। तो अगर ये अकेले होता तो ये इसको उठा के कर देता T1 बाई μ1 पे, अगर ये अकेले होता तो ये उठा के कर देता T2 बाई μ2 पर, ये अकेले होता तो उठा के कर देता T3 बाई μ3 पर। तीनों वन अबाउट द अदर है, सो ओवरऑल ये जहां भी अपीयर हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्री सरफेस, जैसे ये अपीयर होता रियल में ये यहाँ है, लेकिन तीनों लिक्विड जब शिफ्ट कर रही हैं तो वो फाइनली यहाँ दिख रहा है। तो दिस डेप्थ इज टू बी रिटन एज, एक का होता था T बाई म्यू, एक का होता था H बाई एन, जैसे इसकी वजह से जो शिफ्टिंग होगी वो T1 बाई μ1 की होगी, इसकी वजह से जो होगी वो T2 बाई μ2 होगी, इसकी वजह से जो होगी वो T3 बाई μ3 होगी। मीन्स अगर दिस प्लस दिस अगर हम ले लें तो दिस इज द रियल डेप्थ H, दैट इज द T1 प्लस T2 प्लस T3, और जो फाइनल अपीयरेंस आपको दिख रही है दैट इज H डैश। तो यहाँ हाँ हेलो, तो यहाँ आपके पास जो H डैश है दैट विल बी द फर्स्ट के लिए T1 बाई μ1, सेकेंड के लिए T2 बाई μ2 एंड थर्ड के लिए T3 बाई μ3। This is the appearance, and this can be
रिटन एज T1/μ1 plus T2/μ2 plus T3/μ3। क्या सोच के लिखे? अकेले अकेले लिक्विड जो अपीयरेंस देता है वो T/μ का देता है। तो अगर एक का T/μ, दूसरे का T/μ, तीसरे का T/μ ऐड कर दीजिए तो ये इमिसिबल लिक्विड से बनने वाले फाइनल इमेज की डेप्थ पता चल जाती है। ठीक है, शिफ्टिंग इसको कहते हैं शिफ्टिंग। ये कैसे पता चलेगा? ये टोटल H है और ये टोटल T1/μ1 plus T2/μ2 plus T3/μ3 है। आप इतने में से यानी T1 plus T2 plus T3 में से अगर आप इतना माइनस करेंगे दैट इज T1/μ1 plus T2/μ2 plus T3/μ3 तो शिफ्टिंग भी आपको पता चल जाएगा। मीन्स H डैश रियल डेप्थ सॉरी अपैरेंट डेप्थ है एंड H रियल डेप्थ है। अगर शिफ्टिंग की बात हो रही है तो शिफ्टिंग हो जाएगा नाउ H the real depth that is T1 plus T2 plus T3 minus apparent depth। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा किया। आईएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इतना था कि ग्लास स्लैब के थ्रू अगर हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे कोई आदमी खड़ा है दूर, उसको डायरेक्ट विद नेक्ड आई देख लीजिए तो आपको दिखा। अब अपने आंख के सामने ग्लास लगाइए हटाइए, ग्लास लगाइए हटाइए, तो आपको वो आदमी या तो पास आता हुआ दिखेगा या दूर जाता हुआ दिखेगा। तो पूछा था कि जो शिफ्टिंग ऑफ पर्सन है वो पर्सन नियर टू यू शिफ्ट होगा या फार अपार्ट टू यू शिफ्ट होगा और वो शिफ्टिंग अमाउंट कितना होगा। तो आप डायग्रामेटिकली देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। उससे पहले एक समरी ले लीजिए। समरी इज दैट अगर मैं आपसे कहता कि दिस इज अ ग्लास ट्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये ग्लास है, ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी थिकनेस है T एंड ये एक ऑब्जेक्ट है जो बिलो जस्ट रखा हुआ है, ऊपर से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लाइक दिस। अब आप अगर डायग्राम बनाएं तो आपको पता है नॉर्मल इंसिडेंस जो होगा वो सीधे निकल जाएगा और जो ऑब्लिक इंसिडेंस है यहाँ जो आएगा वो इस स्लैब से बाहर निकलेगा, रेयरर है, बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, इधर निकल जाएगा लाइक दिस। अभी रियल इमेज तो बनी नहीं, इसको पीछे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइए तो आपको ये मिल रहा है अपैरेंट। इसका मतलब है क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले यहाँ था ऑब्जेक्ट और आई और ऑब्जेक्ट के बीच में स्लैब रखते ही ये टूवर्ड यू आपकी तरफ शिफ्ट हो गया? यानी आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जैसे ही एक स्लैब इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो नियर टू द आई शिफ्ट हो जाता है। ये अमाउंट आप टी कहते थे, ये अमाउंट आप T/μ कहते थे और अगर आपको इस अमाउंट की जरूरत है कॉल्ड शिफ्टिंग तो T माइनस T/μ कहते थे। मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा T/μ, ये वाला पार्ट हो जाएगा T माइनस T/μ। ये समरी है जो पीछे हमने लेक्चर दिया। हम इस पर आईएससी बोर्ड में पूछे गए एक क्वेश्चन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्लैब हम ऐसे रख देते, 3D में देखना चाहते हैं तो 3D में स्लैब ये है, ये एक स्लैब है, हमने ऐसे रख दिया ओवर द ग्राउंड। ठीक है, हम एक डॉट यहां ले लें और इस साइड से हम खड़े होके देखने की कोशिश करें टू दैट डॉट। हम इसको हटा लें तो और डायरेक्ट देखें तो यहां से यहां तक देखिए आपको दिखेगा से दिस इज एक्स, से दिस इज थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड से दिस इज वाई। यानी आपके रिस्पेक्ट में उस डॉट की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी x प्लस टी प्लस वाई, ये हो जाएगी। अब ये अगर कंसीडर कर लेते तो आप इस डॉट से बहुत सारी रेज में से, अब 3D हटा लीजिए ताकि आप आसानी से डायग्राम बना सकें। ये ठीक है, इस डॉट से बहुत सारी जो रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं उन्हीं में से कोई रे आपके आई तक पहुंचेगी तो फाइनल इमेज बनेगा। यहां से अगर हम बहुत सारी रेज में से एक रे ले लेते दिस, तो देखिए अभी एयर से ग्लास में एंटर करने की कोशिश कर रही है तो यहाँ आप नॉर्मल खींचिए। नॉर्मल का मतलब इस सरफेस पर परपेंडिकुलर खींचिए। आपको पता है डेंसर में आया है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगा। टुवर्ड नॉर्मल का मतलब अगर ये ऐसे जाने वाला था ऐसे
तो अभी ये ऐसे नहीं जा पाएगा टूवर्ड नॉर्मल, क्योंकि डेंसर में आया है, तो ये ऐसे हो जाएगा नाउ दिस। और अब इस सरफेस पर नॉर्मल खींचेंगे, इस सरफेस पर दिस, तो आपको पता है कि ये जो रे ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी अब ऐसे नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में आई है, तो अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल का मतलब दिस, ऐसे निकल जाएगी दिस दिस। इसके एक्सपेरिमेंट लैब में है, बोथ इन आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड, तो देखेंगे हम लोग। यानी कि ये जो रे थी दिस, ये ऐसे आई फिर ऐसे निकल गई। अभी इसको आप वर्चुअली बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए, तो आपको देखिए जो ऑब्जेक्ट था ये वो यहां मिलेगा। अभी क्लियर है? यानी कंक्लूजन क्या है? ओ शिफ्ट एट ओ डैश, अभी भी कंक्लूजन है कि ओ शिफ्टिंग टुवर्ड यू एंड इट्स न्यू पोजीशन इज ओ डैश। खास बात है, अगर ये टी थिकनेस का था, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, तो आपको पता है शिफ्टिंग कितने की होती है? शिफ्टिंग होती है टी माइनस टी बाई म्यू। क्लियर है? नहीं क्लियर है? दिस वाज द टी, दिस वाज द टी बाई म्यू, तो शिफ्टिंग वाज द टी माइनस टी बाई म्यू। तो यहां अगर हम ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पर्सन, तो वो जो ऑब्जेक्ट है शिफ्ट टुवर्ड द ग्लास साइड और शिफ्ट टुवर्ड द ऑब्जर्वर साइड, एंड अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट दैट पर्सन स्लैब से कितना दूर है या स्लैब के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि जो स्लैब इंसर्ट हुआ है उसकी थिकनेस कितनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर हम टी थिकनेस के म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट टुवर्ड द ग्लास साइड एंड इट्स वैल्यू ऑफ शिफ्टिंग इज टी माइनस टी बाई म्यू। ये इसका पहला पार्ट है। जो दूसरा पार्ट आपको देखना है दैट इज स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो चलिए देखते हैं, यानी एग्जांपल से बाहर आ रहे हैं। आपने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, कैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, और आपको डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के कितने एग्जांपल मिलते हैं। मैंने 3 एग्जांपल शो किया। पहला एग्जांपल शो किया बेंडिंग ऑफ रॉड का, दूसरा एग्जांपल शो किया क्वाइन इन अ बकेट का, तीसरा एग्जांपल हमने शो किया यहाँ ग्लास स्लैब का। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें आपके सिलेबस के, तो ग्लास स्लैब आपके सिलेबस में है, प्रिज्म आपके सिलेबस में है, लेंस आपके सिलेबस में है। ये सभी रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हम लोग ये देखेंगे लैब में ग्लास स्लैब की थिकनेस या ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। यहाँ तो लैब से आपको प्रोवाइड कर दी हमने वैल्यू कि वाटर का 1.33 होता है और ग्लास स्लैब का 1.5 होता है। आप लैब में जस्टिफाई करेंगे, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब आ जाइए पहले बड़े डिस्कशन पर, दैट इज स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। क्या है स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सिस्टम? अभी तक जो सरफेस मीडियम को सेपरेट कर रहा था, जैसे देखिए ग्लास और एयर ये सेपरेटर है, या यहाँ देख लीजिए ये एयर है, ग्लास है, ये सेपरेटर है। तो ये जो सेपरेटिंग लाइन थी ये प्लेन थी। अगर ये कर्व्ड होती, दैट इज पार्ट ऑफ स्फीयर। अपनी आंख के बारे में सोचिए, जो आई है, आई एक स्फीयर है पूरा, उसके अंदर विट्रस लिक्विड है डेंसर, और बाहर के ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं दे आर इन एयर। यानी कि जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो एयर में है, उनके ऊपर पड़ने वाली लाइट जब रिफ्लेक्ट हो करके आपके आई में एंटर करती है, तो रेज फ्रॉम एयर नाउ एंटरिंग इन योर आई, और आपके आई में विट्रस लिक्विड है, और विट्रस लिक्विड डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। यानी आपकी आई में रिफ्रैक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंगली रेटिना पर पीछे जो फोकसिंग हो रही है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर नर्व के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचाया जा रहा है, ये रेयर टू डेंसर मीडियम का एग्जांपल है। तो आपकी आई इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आपकी आई बाहर रेयर है, अंदर डेंसर है। पानी में उतर जाइए आप, तो पानी में भी पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके आई के विट्रस लिक्विड से कम है। यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी बाहर लेस है,
और आई के अंदर विट्रस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप पानी में उतर जाएंगे तो भी आपकी आई का वर्किंग प्रिंसिपल बाहर कोई जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेयर में कहलाएगा, और आपके आई के अंदर वो जब विट्रस लिक्विड को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उस केस में ये डेंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो आई है वो एक स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एग्जाम्पल है। और हम जब स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे तो देखेंगे कि लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, और भी बहुत सारे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, डबली कॉन्वेक्स, जीरो पावर ग्लास, सन ग्लास, ऑयल इमर्जन ग्लास, बहुत सारे ग्लास होंगे। मेनली कॉन्वेक्स कॉन्केव अगर समझ में आ जाता है तो बाकी का हम आसानी से समझ ले जाएंगे। तो यहाँ अगर हम आपको स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में बताएं तो बस इतना ही कि अ सरफेस separating two media is part of sphere. Means we have a sphere in such a way that inside sphere and outside sphere there is a change in media. और जब हम स्फीयर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो जो सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है दैट इज पार्ट ऑफ स्फीयर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास बल्ब ले लें, दिस पूरा पूरा का पूरा ग्लास भरा हुआ है इसमें, लाइक दिस, ठीक है, आप यहां है और एक ऑब्जेक्ट हम इस ग्लास के अंदर रख दें, अब इस ऑब्जेक्ट से जो बहुत सारी रेज हम निकालेंगे वो इस पार्ट ऑफ स्फीयर से पास करेगी, यानी कि द सेपरेटिंग मीडिया इज पार्ट ऑफ स्फीयर, सो इट इज कॉल्ड द स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। यानी स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस में दो चीजें हम देखते हैं, स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग थ्रू कॉन्वेक्स, स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग कॉन्केव। तो ये कॉन्वेक्स कॉन्केव का क्या चक्कर है, आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कहता कि दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड कंटेनिंग द ग्लास दिस साइड, कंटेनिंग द एयर दिस साइड, मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो लेंस भी स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एग्जांपल है, आई भी स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सिस्टम का एग्जांपल है। यहाँ आप एक पार्ट ऑफ स्फीयर देख रहे हैं जिसके एक तरफ हमने एयर कर दी और एक तरफ हमने ग्लास कर दिया, हम पोजीशन चेंज भी कर सकते थे, हम इधर ग्लास कर देते उधर एयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहली बात यह है कि इसको पढ़ें क्या, कॉन्वेक्स पढ़ें कि कॉन्केव पढ़ें। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की साइड है वो डिसाइड करता है रीडिंग ऑफ द सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो फेसिंग द कॉन्केव, इसका नाम पड़ेगा कॉन्केव स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज फेसिंग द कॉन्वेक्स पार्ट, यानी दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। यानी एक सरफेस अगर हमने बनाई तो वो कॉनकेव भी है वो कॉन्वेक्स भी है। किस डेरिवेशन में कंसीडर की जाएगी, तो इसके लिए आपको ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, और जब आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो ऑब्जेक्ट की साइड अपने आप को खड़ा कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट की साइड खड़ा कर लेंगे तो नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, उभरा हुआ है, तो दिस इज द कॉन्वेक्स आया कॉन्वेक्स। और इधर अगर ऑब्जेक्ट होता तो इधर से डेप्थ केव कैविटी, तो इट इज कॉल्ड द कॉनकेव। तो अगर हमने ऐसे बनाया ऑब्जेक्ट को इधर रख रखा है तो इसको कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इधर रख रखा है तो इसी को कॉनकेव पढ़ेंगे। हो सकता है कहीं सरफेस ऐसे हमने बना दी, हमने इधर ग्लास फिल कर दिया और इधर एयर, मतलब दो मीडियम है, बीच में जो सरफेस है दैट इज नॉट द प्लेनर सरफेस, दैट इज पार्ट ऑफ स्फीयर, तो इस केस में हम इसको स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा डायग्राम नहीं बनेगा। मींस एयर ग्लास को सेपरेट करने वाला मीडियम पार्ट ऑफ स्फीयर है, इधर हमने एयर लिया इधर हमने ग्लास लिया, हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात अभी नहीं की है, हमने सिर्फ ये कहा कि एक सरफेस दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है, एज अ कॉनकेव एज अ कॉन्वेक्स। हमें देखना होगा अंडर डेरिवेशन दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड है, अगर वो साइड आपको दिख गई तब आप नाम रख पाएंगे कि ये कॉनकेव स्पेरिकली है या कॉन्वेक्स स्पेरिकली है। फिलहाल ये जो पार्ट ऑफ स्फीयर है सेपरेटिंग द मीडिया, अगर इसको पूरा कर पाते तो इसका एक सेंटर आता ना, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा कर पाते तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पार्ट ऑफ स्फीयर है, जैसे आई कंप्लीट एक स्फीयर है लेकिन पूरे स्फीयर से क्या लेना देना, इसका जो सेंट्रल ब्लैक प्यूपिल है सिर्फ वही तो लाइट को कलेक्ट कर रहा है, पूरी अखियां निकाल के बाहर रख देंगे तो थोड़े ना आपको ज्यादा दिखाई देगा। आप एक्चुअली में जब लाइट कम रहती है तो आई को पर स्ट्रेच करते हैं सिलियरी मेथड्स के थ्रू, खींचते हैं
तो जो ब्लैक पार्ट है उसकी साइज बढ़ती है तो मोर एंड मोर लाइट रे कवरिंग। कहते हैं ना, कहे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो, मीन्स आंख फाड़ फाड़ के देखने का मतलब क्या, मतलब वो अपने कार्निया की साइज बढ़ा रहा है, मीन्स वो आई साइज बढ़ा रहा है बाई प्रेशराइजिंग और बाई स्ट्रेचिंग द सिलियरी मसल्स। तो यहाँ जो पार्ट है, हमें पूरे स्फीयर से मतलब नहीं है, एक पार्ट ऑफ स्फीयर लेना होगा, उस जो लाइट को फेस करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा और हम फाइनल इमेज को ढूंढेंगे। तो जो पार्ट ऑफ स्फीयर है उसका नाम है अपर्चर। तो पार्ट ऑफ स्फीयर है अपर्चर, इसका सेंट्रल पॉइंट ढूंढिए, दैट इज कॉल्ड द पोल। क्लियर है? सेंट्रल पार्ट ऑफ स्फीयर यूज टू फेस द लाइट, part of sphere used to face the light is called aperture and the central point of the aperture is called the pole। जैसे आई का सेंट्रल ब्लैक प्यूपिल इज द पोल, वही रिस्पॉन्सिबल है लाइट को रिसीव करने के लिए, और आंख का जितना हिस्सा काला है वो लाइट सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, बाकी इनसेंसिटिव है। तो यहाँ अगर हम पार्ट ऑफ स्फीयर की बात करें तो इसको बोलते हैं अपर्चर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर की बात करें तो बोलते हैं पोल, और अगर हम सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ढूंढ लें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसके लिए हमारे पास सेंटर हो गया दिस, ये एस पी एस डैश हो गया अपर्चर, ये लाइट फेस करने वाला है, इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया पोल, एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल टू सेंटर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्फीयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ भी पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अभी एक वर्ड आएगा साइन कन्वेंशन, तो देखेंगे कि ये जो डिस्टेंसेस है यहाँ प्लस माइनस हमें अरेंज करनी पड़ेंगी ताकि लेंसेज से बनने वाली फाइनल इमेज की लैबोरेटिकल कंडीशन और मैथमेटिकल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो सके। देखेंगे कि जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हमें जो डिस्टेंसेस हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इनके आगे प्लस माइनस अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, उसका एक रूल है कॉल्ड साइन कन्वेंशन, वो अभी जल्दी देखेंगे। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ कुछ और आएगा, और जब हम कॉपी पर लगाएंगे तो कुछ और आएगा। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन अरेंज किया गया कि जो व्यवहार में यानी लैब में आप विजुलाइज करते हैं वही सही है, उसको थ्योरेटिकली एडजस्ट कर दिया गया। देखा गया कि अगर एक कन्वेंशन बना लिया जाता प्लस माइनस के साथ तो हम फार्मूला से रख के भी वही वैल्यू पा सकते थे जो लैब से बाई ऑब्जर्व करके पाते। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है ऑप्टिकल बेंच का, जहां आप ये सारी चीजें सीखते हैं। तो साइन कन्वेंशन अभी आगे आएगा। फिलहाल हमने कहा कि हमारे पास पार्ट ऑफ स्फीयर है आइदर दिस और दिस, हमने अभी कॉन्वेक्स कॉनकेव नाम नहीं दिया। हमने कहा पार्ट ऑफ स्फीयर है तो इसको अपर्चर बोलेंगे, सेंट्रल पॉइंट को पोल बोलेंगे, सेंटर ढूंढेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल को रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को इस साइड रख रहे हैं तो क्या नाम रखें इसका। अगर ऑब्जेक्ट फिक्स कर रहे हैं इधर एयर साइड में, जिधर एयर रहेगा उधर ही रखेंगे बार बार ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर चेंज भी करेंगे न्यूमेरिकल में तो हम आपको 4-5 न्यूमेरिकल लगा के दिखाएंगे स्लो प्रोसेस में। फिलहाल फिक्स कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट इन एयर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें तो इसका नाम क्या, कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉनकेव। कॉनकेव सही है। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट फिक्स कर रहे हैं कि एयर साइड में ही हमें ऑब्जेक्ट लेना था तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कॉनकेव और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इससे कम से कम 2 रे चलाएं, एक नॉर्मल इंसिडेंस और एक ऑब्लिक इंसिडेंस, तो हमें पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पर हमें नहीं दिखाई देगा। अगर आप ऑब्जेक्ट की साइड में खड़े, यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ, तब तो ये दिखेगा। यहाँ एक तरफ ऑब्जेक्ट है तो दूसरी तरफ आपको आना होगा भाई। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेस जब मीडियम चेंज फेस करती है तब ना बेंड करती हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट एयर में है
तो आपको ग्लास साइड में जाना होगा, अगर ऑब्जेक्ट ग्लास साइड में है तो आपको दूसरे साइड में आना होगा, यानी ऑब्जेक्ट और आपके बीच में पार्ट ऑफ स्फीयर की अपीयरेंस होगी और वो पार्ट ऑफ स्फीयर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो अब हम लोग कल देखेंगे, कल के लेक्चर में, कि अगर हम कॉन्केव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग, मतलब हम यहाँ खड़े हो गए और अभी ऑब्जेक्ट से रेज, ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ द रेज जो आ रही है वो सीधे नहीं आ जाएंगी यहाँ पर, वो इससे जैसे ही इसको टच करेंगी बेंड होंगी, बेंड होने पर उसकी एक वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगी, आइदर टुवर्ड यू और अवे टू द यू। तो कल के दो पार्ट होंगे, कॉन्केव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। इन दोनों का डेरिवेशन कल आप दिखाएंगे। इन दोनों में से एक आपको मिलता है 5 नंबर में सीबीएसई बोर्ड में एंड 7.5 मार्क्स में मिलता है इन आईएससी बोर्ड में। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.